नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे, हमारा वीडियो पहुंचे और उस पर उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स हमको मिलते रहें। महायुद्ध का विभीषिका टल गई, सीज फायर। अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में युद्ध विराम 15 दिन के लिए कहा गया है, लेकिन पूरी दुनिया को एक राहत दी गई है। और इसलिए इस पर तो खबरें आप 12 घंटे से 20 घंटे से बराबर 24 घंटे से लगातार विचार कर रहे, सोच रहे थे, देख रहे थे किसको क्या मिला, ट्रंप को क्या मिला। ट्रंप ने इतना बड़ा हमला किया, हिटलर के तरह से उसने अपने आप को आगे महायुद्ध, विश्व युद्ध, सभ्यता को खत्म करने वाली धमकी दी। उसको क्या मिला? ईरान ने अपने पैर नहीं डिगने दिए, इतनी तबाही के बाद भी अमेरिका के सामने नहीं झुका। उसको क्या मिला? और हम उससे पहले जरूरी है कि भारत को क्या मिला, क्योंकि आप सबकी रुचि उस पर अधिक होगी। क्योंकि हम दुनिया भर में बड़ी बड़ी समीक्षाएं आ रही हैं, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय चैनल से, अखबार से, वेबसाइट से, फेसबुक पर, जितना सोशल मीडिया है उस पर दिन रात इस पर उगल रहा है। भारत को क्या मिला? और भारत में जो सवाल उठा रहे थे, पाकिस्तान, जहां पर उसको कुछ हद तक ये कहा ही जाता है कि वो बीच में दलाली का जो काम कर रहा था, उसको क्या मिला? चूंकि युद्ध विराम 15 दिन के लिए हुआ है अभी घोषित, ताकि जो 10 सूत्री प्रोग्राम है उस पर आगे चर्चा हो सके। जेडी वेंस खुद पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उसके बाद हो सकता है वो एक दिन कुछ प्रारंभिक बातचीत के बाद आ जाए। बातचीत तो आगे चल सकती है, उनके विदेश मंत्री हों, दूसरे राजनयिक हों, और गल्फ देशों की तरफ से, ईरान की तरफ से कैसे उस पर समझौता जो 10 सूत्री बना है, जो ईरान ने भी जो शर्तें रखी हैं, ईरान तो 15 कह रहा था, लेकिन मान लीजिए 10 पर आगे जो बातचीत होनी है, उसमें किसको क्या मिला? आप भी सही सोच रहे होंगे और आपको कुछ बातें सबने मिली होगी, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें रखूंगा जो आपको भी लगे कि नहीं, कुछ इसमें है। पहले भारत की बात की जाए या अमेरिका की बात की जाए? पहले तो अमेरिका की जाए, क्योंकि उसने युद्ध तो उसी ने छेड़ा था। देखिए, बार बार ये कहा गया कि अमेरिका को खतरा है, परमाणु वो बना रहा है, परमाणु बना करके परमाणु बम, और उससे अमेरिका को खतरा है। इस आधार पर उसने हमला किया, बगैर सीनेट से बात किए, बगैर अपने सुरक्षा या किससे बात किए बिना, अपने ही एक आदेश से, चूंकि राष्ट्रपति वहाँ सर्वोपरि है ही, वहाँ किसी कैबिनेट की भी राय न पूछे उसने। जेडी वेंस को भी पता चला हो न चला हो, किसी कई सलाहकारों को नहीं पता चला, लेकिन उसने, ट्रंप ने बाकायदा जो हमला किया ईरान ने उसे एकदम, और ये कह, पहले धमकियां तो दे रहे थे वो, लेकिन उस तरह से सीधे हमला का जो काम किया, पहले भी एक प्रयास कर चुके हैं। इस बार जो हुआ, उन्होंने कहा कि इस बार तो हम आर पार होगी, हम उनको पूरा सब खत्म कर देंगे। उनका जो सत्ता है, खास करके वो टेरर सत्ता है, और इस करके आयतुल्ला मतलब खमेनी, उनको जिस तरह से उनके जो प्रमुख हैं, ईरान के धार्मिक प्रमुख, राष्ट्र के प्रमुख भी उनको माना जाता है, क्योंकि वैसे वहाँ उनको डेमोक्रेटिक ढंग से वो नहीं है, लेकिन उनकी मान्यता है आयतुल्ला खमेनी के बाद खमेनी की। तो ये सही है कि उनको मार गिराया हमले में, पूरा ही उनके परिवार के काफ़ी सदस्यों को, लेकिन फिर भी उनका बेटा बचा रह गया बात। और वो खनानी अब जो है वो फिर भी अभी भी उसके साथ, अब्बास के साथ ही बात करना होगी, या वो निर्देश दे रहे हैं। तो सत्ता को हटाने का जो उन्होंने कहा था, सत्ता बदल दी, वो नहीं कर पाए। नंबर 1, मार दिया आपने, बड़े उनके कई सेनाध्यक्षों को मारा, उनके जितने प्रमुख सेना में हो सकते हैं, मंत्री में प्रमुख होते हैं, रक्षा मंत्री हों, सबको मारने के जितने हमले करके अमेरिका ने उनको मारा। लेकिन वहाँ की सत्ता इस तरह की है जिसमें ये ठीक है कि वहाँ सरकार का विरोध करने वाला एक एलिमेंट है, अपोजिशन भी वहाँ पर है, महिलाओं पर अत्याचार को मुद्दे पर है, दूसरे काम लोगों मुद्दों पर है, लेकिन उनके अत्याचार की कहानी अलग है। जो अमेरिका ने जब किया तो उन सबको मारा है, लेकिन उसके बाद भी शासन को वो नहीं बदल सके।
बल्कि जितने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं ईरान सहित, और ईरान का तो चलिए दावा हो सकता है, लेकिन दूसरे जो यूरोप के हों, अमेरिका के हों, भारत के हों, अधिकांश विशेषज्ञों का कहना है कि उससे भी अधिक कट्टरपंथी, क्योंकि एक नई जनरेशन जब आ जाती है तो वो और अपने पिता का बदला लेना, अपने साथियों, अपने प्रमुखों का बदला लेना, अपने जिनको कह सकते हैं उनसे सब बड़े हों, उनके साथी हों, तो ईरान उसके बाद वो फ़ायदा तो नहीं हुआ। यूरेनियम अभी भी उसके पास है, उस पर उन्होंने बार बार धमकी तो दी कि हम यूरोपियन प्लांट को ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसके बाद जिससे पूरी दुनिया में तहलका हो सकता था, आप जानते हैं किस तरह से जापान नागासाकी हिरोशिमा को आज तक भूले नहीं है, तो न वो बम बना सकते थे, न ऐसी जगह पर उसके आसपास तो उन्होंने ज़रूर गोलाबारी किया, बम गिराए, लेकिन उसके बाद भी वो आज भी यूरेनियम जिसको वो उनके पास जो दावा ईरान का है कि हम नहीं परमाणु बम बना रहे हैं, हम इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के लिए करेंगे, वो आज भी उनके पास पर्याप्त है। और ऐसी स्थिति में वो भी ट्रम्प को सफलता नहीं मिली। हाँ, उसी तरह से उनको ये था कि हम अब बस 2 दिन में जाएंगे, वेनेजुएला की तरह ख़त्म कर देंगे, नहीं हुआ। धमकी पे धमकी, उनको कोई भरोसा नहीं रहा। हर 24 घंटे बाजार में ज़रूर उन्होंने उथल पुथल कर दिया। इसका सबसे बड़ा नुकसान पूरी दुनिया को हुआ। पेट्रोलियम का रास्ते बंद हो गए, ईरान की गोलाबारी, इजराइल तो कर ही रहा था। इजराइल के कहने से, दावा तो अमेरिका यही करते हैं, ढूंढना है किसी पर भाई, वरना तुम्हारी अपनी अकल है, CIA है, सब सकती है, लेकिन ईरान कहा जी इजराइल के कहने से नेतन्याहू ने ऐसी सलाह दे दी, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि वो हमेशा से नेतन्याहू तो उनके साथ पार्टनर रहे ही हैं, और इस तरह के धंधों में हमला करना है, डिफेंस की फैक्ट्री जरूर उन्होंने फ़ायदा जितना हो सकता है कि सब लोग हथियार लें, अमेरिका ने वो कोशिश की, और उससे सारा तेल पेट्रोलियम को लेकर के देश भर में, गैस को लेकर के भारत में ही नहीं विदेशों में भी हाहाकार हुआ। और ऐसी स्थिति में पूरे दुनिया को एक तरह से पिछले 40 दिनों में एकदम ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया जो अनिश्चितता की स्थिति थी। और उससे यूरोप संबंध, वो कहते नाटो से, उन्होंने कहा नाटो बेकार है, उसको गालियां दी उन्होंने, तो नेटो के साथ भी, अब जबकि आज फिर उससे वो बात कर रहे हैं, नेटो प्रमुख को बुलाया है व्हाइट हाउस पे। वो एक दिन आगे जाते हैं, फिर पीछे हटते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर करते हैं, उन पर कोई भरोसा ही नहीं करता। लेकिन नेटो को उन्होंने कहा बेकार है, मैं तो हट जाऊंगा, नेटो से मतलब नहीं है मुझे, नेटो मेरे बल पर है। अब लेकिन अभी युद्ध विराम हुआ 24 घंटे के से पहले, वो उन्होंने नेटो वाले प्रमुख को अपने यहाँ बुला लिया आरती उतारने के लिए या बात करने के लिए, क्योंकि नेटो भी नाराज है। यूरोप, ब्रिटेन ने कहा हम साथ नहीं देंगे, आपका लड़ाई है, हमने नहीं, हमसे बात करके किया। नेटो के जो प्रमुख सदस्य हैं, फ्रांस ने कहा हमने नहीं किया, जर्मनी ने कहा हमने नहीं किया, जर्मनी तो हमेशा शांति का पक्षधर है। कौन उसके साथ था? यूरोप साथ नहीं है, केवल इजराइल और अमेरिका का युद्ध था ये। ऐसी स्थिति में रूस से बात हो रही है, रूस से कर रहा है, रूस पर तो पाबंदी लगा रखी थी, ईरान पर पाबंदी लगाई थी, अच्छा रूस को भी उसको हटाना पड़ा। तो अमेरिका ने गल्फ में सबसे बड़ा उसका लाभ हानि यदि कहेंगे तो जिन कंट्रीज में संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, ऐसे जितने देशों को, टर्की, इन सब देशों को जो उसने कह रखा था कि मेरी छतरी है आप पर, उनके अड्डे वहां बना रखे थे, उन सबको जिस तरह से ईरान ने, उनके जो अमेरिकी सैनिक ने, अमेरिकन दूतावास, उसके आसपास या वहां पर जितना नुकसान कर सकते थे अपनी मिसाइल के जरिए, उसके पास उसकी वायुसेना के प्रमुख मार दिया, वायुसेना को खत्म कर दिया, विमानों को नष्ट कर दिया। मैं संख्या में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये कि उसके बाद भी उनके पास मिसाइल और ड्रोन, जो एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने अपने हमले करके, वो अमेरिका तक तो नहीं जा सकते थे, वो पहले भी कहते थे परमाणु बम बनाएंगे, वहां तक थोड़ी जाएंगे हम, हमारे प्लेन ही नहीं जा सकते। बहुत ईरान की तबाही कर दी, शहरों की, तेहरान और उसके आस कितने ही शहरों को उन्होंने, जितने यूनिवर्सिटीज़ पर, खास करके एक बच्चे जहाँ पर इतने बड़ी संख्या में बच्चे थे, उनको ऊपर जिस अस्पताल पे जो हमला किया था, वो मेरा ख्याल है कि हाल के वर्षों में इतनी भयानक हमले से ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसके लिए वो कभी कहता है इजराइल ने किया, कभी हमने किया, हमें पता नहीं था। लेकिन वो जो किया गया है वो इससे बड़ा युद्ध का अपराध नहीं हो सकता है, जब आपने 200-250 बच्चों के उस अस्पताल के ऊपर बम गिरा दिए, तो वो खोया। तो जो छतरी दे रखी थी इन गल्फ कंट्रीज को, काली तेल देशों से, जिनसे तेल लेकर के वो मुनाफा भी कमाता है, उसने, उनको अब हो गया, पता चल गया कि भैया ये तो कोई हमें छतरी नहीं दे पा रहा है, इसकी कोई हमें वो फायदा नहीं है।
नेटो देशों को समझ में आ गया भाई हमें तो इसके साथ यदि रहेंगे तो हमें तो नुकसान है, चूंकि तेल ही आना बंद हो गया। और जो रास्ता है तेल जाने समुद्री मार्ग, वो ईरान का सेंसिटिव सबसे प्रमुख मार्ग है दुनिया के लिए ऐसे। और जो समुद्री मार्ग पर ही उसने वो रोक एक तरह से हो गया, रास्ते बंद हो गए। एकमात्र भारत एक ऐसा देश रहा जिसके जहाज बराबर आते रहे, चीन के आते रहे, पाकिस्तान का नाम लिया उसने, लेकिन देखा जाए तो बहुत ही ऐसे रूस, इनके अलावा उसने 4 देशों के अलावा किसी को जाने नहीं दिया। भारत सबसे अधिक अपने 10-15 जो 12 जो जहाज हैं उसके बराबर आते रहे। इसमें तेल भी आया, गैस भी आई, और अभी आ रहे हैं रास्ते में। अब तो युद्ध विराम हो गया है। तो भारत की बात इससे बाद में करने वाला हूँ। तो सबसे बड़ा नुकसान उनको हो गया। तो अमेरिका को कुछ नहीं मिला। उसका जो प्रतिद्वंदी है चीन, वो बैठ के मजा ले रहा है। पीछे से उसने ही समझौते में बताते हैं कि पाकिस्तान की दलाली में उसकी भी जो उसकी एक वो ऊपर कमान है, वो चीन एक तरफ, एक हाथ में चीन है उसकी, उसको जो गर्दन पर जैसे कहते हैं ना लगाम जो डाली जाती है। कई बार ऐसा होता है घोड़े के लिए 2 उसकी ज़रूरत होती है जो उसको संभाल सके। तो घोड़ा भी नहीं है, गधा है या ऊँट है या क्या है, लेकिन जो है मुनीर पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष और शरीफ जो प्रधानमंत्री, वो तो जो कहा जाए अमेरिका लिख के भेजा है समझौते का, उसने जो ड्राफ्ट भेजा गया था उसी को कह दिया जी देखिए ये मेरा है। तो अमेरिका ने लिख के जो भेजा उसने उसको मान लिया, उसने कहा यही होगा समझौता, ऐसा हो सकता है। तो पाकिस्तान को बीच में जो दलाली का जो रोल था, बातचीत अब वहाँ होगी ऐसा बताया गया है शुक्रवार से। और ऐसी स्थिति में रूस ने अपना तेल बेच लिया, उसके जो उस पर प्रतिबंध लगा था 1 महीने के लिए, अमेरिका ने उसके सामने झुकना पड़ा। चीन के साथ तो कुछ पंगा ले ही नहीं पाया। चीन भी कहता रहा चुप रहो, भारत भी कहता रहा बराबर कि आप भाई ये डिप्लोमेसी पर आओ, बैठो, बात करो, वार्ता से रास्ता होगा। भारत, रूस, चीन बड़े हैं, और यूरोप ने भी यही कहा था, लेकिन नहीं माना। 40 दिन में तबाही किया, अपनी भी तबाही की, नुकसान किया, अरबों का नुकसान हो गया, अरबों डॉलर का। अमेरिका में जब बढ़ गया, अमेरिका में इस समय भी 85 से अधिक सांसदों ने कह दिया विश्वास प्रस्ताव के लिए उसके लिए। तो ट्रम्प की जितनी लोकप्रियता थी धड़ाधड़ गिरती चली गई हर दूसरे दिन। मार्केट को कभी बढ़ाया, कभी गिराया, कभी कहा युद्ध बस हो गया, आज हम निपट गए, कल खत्म कर दिया, फिर कहा नहीं अभी और करना है। तो उससे उतार चढ़ाव के खेल में जरूर पैसा अमेरिका जहाँ भी बाजार को कमाने की कोशिश की है बिजनेसमैन ट्रम्प ने, लेकिन उसे क्या मिला? उसे मिला अंगूठा, उसे मिला और अकेलापन। कौन भरोसा करेगा? इजराइल को भी कभी इजराइल को डांटा, मेरा नहीं माना। ब्रिटिश को कह दिया कि नहीं है सुनते हैं। पूरा जिस तरह से उसने गाली ईरान को लिए दी, मैं ये कर दूंगा, सभ्यता को अंतिम एक अस्त्र यही था कल रात को जो उसने किया ईरान पर। अब ऐसा जवाब उसे नहीं माना समझौता, तो ऐसा किया जाएगा जिससे उसकी सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। पता नहीं ट्रम्प का भाषण कौन लिखता है, या उसको जो भाषा खुद ही नहीं आती है। सभ्यता खत्म नहीं होती जमीन पर। सभ्यता आप यदि पूरी ही उसको, पूरा देश के हर नागरिक को मार दें तो बात अलग है। उसके बाद आप कह दें कि नामो निशान नहीं है। ईरान के लोग दुनिया भर में बैठे हुए हैं, और सभ्यता को कैसे खत्म कर देंगे उसको मानने वाले लोग? धर्म, संस्कृति, सभ्यता वो लगातार चलती रहती है, बदलती रह सकती है, पीढ़ियां आती है जाती हैं। ये अमेरिका नहीं है जो ऐसे ही अपना आ गए और बन गए रेड इंडियंस। ये दुनिया की ईरान, यूनान, भारत, चीन, जापान, ऐसी संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं। खास करके भारत, यूनान जैसे कहा था, मिस्र, इन देशों की सभ्यता, ईरान की सभ्यता को आप ये कह रहे हैं कि सभ्यता खत्म कर दे, सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा, मैं ऐसा हमला करूंगा। तो ये मूर्खतापूर्ण ट्रम्प ही बोल सकता है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं बोलेगा। वो हो सकता है राहुल गांधी और खड़गे साहब बोल सकते हो, क्योंकि वो भी लगभग उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता नहीं होता किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कहाँ पर। ट्रम्प से यदि कोई तुलना कर सकता है तो एकमात्र भारत के 2 ही नेता हैं, राहुल गांधी और खड़गे। हो सकता है वो अमेरिका से ही, या ये उनको लिख कर भेजते हैं या वो उनको लिख कर भेजते हैं। बहरहाल आज उनकी चर्चा नहीं। इस दृष्टि से तो चीन तो अपना, उसको भी जो फायदा बिजनेस है, लेकिन फिर भी नुकसान तो सबको हो रहा था। वर्ल्ड मार्केट जब गिरेगा, एक्सपोर्ट भारत के लिए नुकसान होने लगा था, दुनिया के और देशों के लिए होने लगा था। जब जहाज ही नहीं आ जा रहे हैं तो आपका सब एक्सपोर्ट उनके लिए नहीं होगा। गल्फ देशों को सबसे बड़ा नुकसान इसलिए हुआ कि नहीं, इधर के वो इस्लामिक देश हैं, बल्कि रमजान का महीना था तब ये युद्ध शुरू किया अमेरिका ने।
ऐसे समय में ईरान में भी तबाही हुई और उन्होंने जिन अड्डों पर नुकसान किया वो इस्लामिक देश ही थे सब। तो लगता ही था कि इस्लामिक देश आपस में लड़वा रहे हैं, लेकिन नहीं। अब सऊदी अरब भी इधर पाकिस्तान पे चूंकि दलाली वो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब से बहुत कुछ खाता पीता है, यूएई से भी खाता पीता रहा है, जबकि भारत के साथ सबसे संबंध है। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की क्रेडिबिलिटी ऐसी गिरी है कि भाई किससे भरोसा करेंगे। ये कब की तो ईरान के साथ है कि ये अमेरिका के साथ है। पाकिस्तान का तो स्थिति ये हुई और चीन ने उसका उपयोग करता रहा है। अब ऐसी स्थिति में अब जो मौका आया है, भारत को क्या मिला, भारत ने क्या पाया, भारत ने क्या खोया। भारत ने बहुत कुछ धैर्य और संयम के साथ अपनी स्थिति को संभाला। थोड़ा हाहाकार है सिलेंडर के लिए, केरोसिन के लिए, जलाने के लिए, ईंधन के लिए, लेकिन वैसा हाहाकार नहीं है जो दुनिया के पाकिस्तान में या दूसरे और देशों के लिए जिस तरह से हाहाकार हुआ। यहाँ तक कि यूरोप में जितनी परेशानी हुई, फ्रांस में खास करके, ब्रिटेन में और अमेरिका में भी हल्ला मचने लगा। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक भारत ने, हल्ला हमारे यहाँ ज़्यादा है चूँकि मीडिया तो अमेरिका का और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का, चीन के से जो है सोशल मीडिया में प्रचारित करने के लिए परेशानी जब आती है तो सबको मिल करके बांट के करना। सरकार कहती रहे, आज भी नहीं, लगातार पहले दिन से सरकार करी। हमारे पास पेट्रोलियम 2 महीने का, 3 महीने तक का है। उसके आगे भी चूँकि भंडार है, चूँकि आ रहे हैं जहाज, और इसी तरह से पूरे ऊर्जा का हमारे पास गैस का भंडार है। हाँ, छोटे सिलेंडर की जो समस्या आई उससे मजदूरों को, जो डेली वेजर्स हैं, जो सड़क पर काम करते हैं, उनको दिक्कतें आई ही, लेकिन अब वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। तो भारत ने बार बार पोजिशन कह रहा था आप किसके साथ हैं। भाई भारत सबके साथ है। भारत ने ईरान इतने बड़े युद्ध की स्थिति में अमेरिका के साथ, ट्रंप का तो खुद फोन आया, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति के साथ 2-3 बार उन्होंने बात किया। ईरान के विदेश मंत्री भारत आए, संयुक्त अरब अमीरात के साथ बात किया, ओमान के साथ बात किया, और उनके साथ विदेश मंत्री सबसे संपर्क कर ही रहे थे जहाँ जहाँ आवश्यकता थी। भारत की सेना अलग अलग तैयार अपनी खड़ी थी, यदि पाकिस्तान को ऐसी हरकत करे। पाकिस्तान बीच में 2-4 दिनों में धमकी कुछ देने लगा था, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जबकि वो खुद डरा हुआ था पहले तो कि कहीं ऐसा ना हो कि हम परमाणु हथियार तो उसी के पास है, ईरान से दोस्ती में, अमेरिका कहीं उसी के ठिकानों पर ना कर दे। तो भारत ने एक डिप्लोमेसी के तहत धैर्य के साथ जो शुरू से कहा वही लागू हुआ। बातचीत के जरिए आप बैठिए, कहीं भी बैठे, और बात करके समझौते के जरिए शांति के साथ बातचीत से ही हल निकाले। सबसे बड़ा फायदा ईरान को इस समझौते में है कि उसने जो और शर्तें रखी है, प्रतिबंध उस पर जो अमेरिका खत्म करे, उस पर जो उसका मुआवजा दे, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे, पहले का जो असेट्स है उसको भी वापस करे, उन सब शर्तों। सबसे बड़ा उसने हॉर्मोन्स को लेकर के जो कह दिया कि इतने करोड़ डॉलर आपको, इतने लाख डॉलर आपको देना होगा, किराया तय कर रहा है अभी, उस पर कितना होगा कि इस पर निकलने के लिए हम इतना टैक्स लेंगे। ये एक उसने एक पहला उसको लाभ सबसे बड़ा दे दिया गया है। एक तो ईरान को अपनी ताकत महसूस हुई, इसलिए वहाँ जश्न मनाया गया कि अमेरिका झुक गया। अमेरिका, ट्रंप केवल दावा कर रहे हैं कि हम जीत गए, हमने सेना को कर लिया, हम 2 लोगों को ले आए, ये ले आए, लेकिन असली ईरान ने दिखा दिया कि वहाँ की जनता कैसे संकट में एक साथ होती है। उनके प्रमुख, राष्ट्र के प्रमुख, धार्मिक प्रमुख मारे जाए, सेना के प्रमुख मारे जाए, कोई हो जाए, लेकिन वो लड़ने के तैयार है। वो जो एकता की शक्ति दिखाई है, और गल्फ कंट्रीज़ को भी समझा दिया है कि आप अमेरिका पर निर्भर न रहें। भारत तो दोस्त है, भारत तो रक्षा के साधनों में भारत भी सहायता देता है, तो भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा हथियारों में, अमेरिका के बजाय भारत का हथियार लेगा। भारत का व्यापार अब और तेज़ी से आगे बढ़ेगा उन देशों के साथ जो अब अमेरिका पे भरोसा नहीं करते या ईरान उन पर भरोसा नहीं करता। तो गल्फ कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में पाकिस्तान भी बैरी हो गया, अमेरिका भी बैरी हो गया, ईरान भी उनके लिए बैरी तो है ही, इजराइल तो पहले से ही बैरी है। ऐसी स्थिति में जिसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा है। चाहे हम उस पर खुश अभी ना हो, लेकिन दूरगामी दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही एक किसी ऐतिहासिक समझौते के दूरगामी लाभ, डिप्लोमेटिकली, आर्थिक की दृष्टि से भी, और महाशक्ति के रूप में, विकसित भारत के रूप में भारत की शक्ति बनने की क्षमता भी इससे साबित हो सकेगी। एडिटर साहब में हम विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।